नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो को सबसे पहले आप YouTube पर देख सकते हो। तो आज हमारी जो जर्नी है माता वैष्णो देवी, तो माता वैष्णो देवी कैसे जा सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि आप जिस स्थान पे जहाँ भी रहते हो वहाँ से आप सीधे कटरा आ जाइए। कटरा तक रेलवे लाइन है, जो कटरा तक नहीं पहुंच सकते तो आप जम्मू भी आ सकते हो। तो हमारी यात्रा शुरुआत होती है पालमपुर से। आपको बता दें कि पालमपुर से आप कटरा जाना चाहते हो तो ये ट्रेन कौन सी है वो भी मैं आपको बता दूं। तो पालमपुर से जो आप कटरा जाना चाहते हो तो उस ट्रेन का नाम है जम्मू तावी एक्सप्रेस, जो गांधीनगर से लगभग 11:20 पे चलती है और पालमपुर करीब 2 बजे करीब आती है, इसलिए 1:55 पे आ जाती है। यानी कि आपको पालमपुर 1:30 बजे तक यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब इस ट्रेन का किराए की मैं बात करें तो इसका स्लीपर कोच का किराया है 575 रुपये, थर्ड एसी का 1545 रुपये और सेकंड एसी का 2235 रुपये है। ये लगभग कितने डिस्टेंस किलोमीटर है? लगभग ये गांधीनगर से जम्मू तक 1470 किलोमीटर का कुल डिस्टेंस है और जम्मू से कटरा मात्र 50, यानी 1500 एवरेज 1520 किलोमीटर जितना 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ये ट्रेन मात्र जम्मू तक जाती है। जम्मू से आप दूसरा व्हीकल या दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हो। जो आप जम्मू पहुंचते थे उसके करीब 9:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस आती है, जो इसका किराया है लगभग CC 440, EC 835 रुपये। अगर आप वंदे भारत में नहीं जाना चाहते हो तो वहाँ के जो ट्रैवल्स है जिसमें आप नॉन AC में 120 रुपये किराया और AC बस में 150 रुपये किराया है। दूसरी बात ये बस आपको 6:40 है कि 7 बजे आप वहाँ से बैठे तो ये करीब आपको 9:30 बजे तक आपको कटरा पहुँचा देगी। अगर आप स्लीपर ट्रेन में जाना चाहते हो तो वो दूसरे दिन आप पकड़ से, उसका किराया करीब 175 रुपये स्लीपर में है। और दूसरी बात क्या है कि थर्ड AC में 555, थर्ड इकोनॉमी में 555, सेकंड AC में 760 और फर्स्ट AC में 1255 रुपये है, जो करीब 2 घंटे लेते हैं। तो ये हो गई हमारे ट्रेन में मुसाफरी कैसे पहुंच सकते, कैसे जा सकते हैं उसके बारे में बात। अब आपको पता है कि ये ट्रेन कुल टोटल 53 स्टेशन कवर करती है और बड़े बड़े स्टेशन आती है। और आपको पता है तो आप जैसे जम्मू में एंटर होंगे तो बीच में जो स्टेशन आता है कठुआ, जैसे रावी नदी आपको क्रॉस किया तो कठुआ में जब स्टेशन आता है जम्मू का, वहाँ पे आपकी कोई भी सिम, यानी कि इंडिया लेवल या गुजरात लेवल की कोई भी सिम वहाँ चलती नहीं है, यानी कि आपका मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे बंद हो जाता है। इसलिए आप किसी का भी संपर्क कर नहीं सकते। अगर आपको ये संपर्क करना है किसी का तो रेलवे स्टेशन पे वाईफाई के जरिए आप वाईफाई कनेक्ट करके आप दूसरे लोगों को व्हाट्सएप द्वारा मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप जम्मू पहुँच के वहाँ दूसरी सिम खरीद सकते हो। जो आपके पास समय हो 3-4 दिन 5-6 दिन जो रुकना हो तो वो सिम ले सकते हैं। उसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा है, जैसे कि 300 रुपये आप सिम, वो सिर्फ जम्मू तक चलती है, जम्मू से आगे चलने वाली नहीं है। इस तरह आप जम्मू में रह सकते हो। अगर आप एयरटेल पोस्टपेड यानी बिल वाले हो तो वो सिम कहीं भी चल सकती है। ये हो गई हमारे जम्मू में वहाँ पहुँचते समय मोबाइल नेटवर्क की विषय बात। जम्मू तवी एक्सप्रेस की बात किया जाए तो ये गांधीनगर से करीब 11:20 को चलती है और दूसरे दिन लगभग 48 घंटे मुसाफरी के बाद ये आपको पहुंचाती है 6:40 शाम को पहुंचा देती है। तो इस तरह आप जम्मू कुल टोटल 48 घंटे की मुसाफरी के बाद वहाँ पहुँच सकते हैं। अब आप जो देख रहे हैं सामने वो रावी नदी का पुल है। जैसे ही रावी नदी का पुल क्रॉस करेंगे वहाँ एक स्टेशन आएगा और स्टेशन के वहाँ पहुँचते ही आपका सिम बंद हो जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं ये जम्मू में एंट्री, यहाँ से जम्मू स्टार्ट होता है। आप देख रहे हैं ये है जम्मू का पहला रेलवे स्टेशन, कठुआ रेलवे स्टेशन।
ये रेलवे स्टेशन से ही आपका सारी सिम बंद हो जाएगी। फिर यहाँ से हम सीधे निकल जाते कटरा की ओर। ये करीब लगभग 7 बजे करीब हमें कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचाया था। और वहाँ से हमने उस समय कटरा से हमें कोई ट्रेन नहीं थी। ट्रेन थी लगभग करीब 9:30 बजे थी। और हमारी यात्रा ऐसा था कि हमें रात को ही शुरू करना है, क्योंकि ऐसा पता चला कि वहाँ पे 10 बजे जो RPF कार्ड जो 10 बजे बंद हो जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा राह नहीं देखना था। इसलिए हम जैसे भी करके जैसे ही हम जम्मू पहुँचे, वहाँ से हमने बस पकड़ी, यानी कि ट्रैवल्स, जो करीब उसका किराया था 120 रुपये नॉन AC का। और AC में आप जाते तो लगभग 150 रुपये करीब किराया लगता था। तो हम लोग शाम के 7 साढ़े 7 बजे उस बस में बैठ गए। और आप देखते हैं कि एक बस है, इसमें सभी यात्रालु इसमें बैठे हैं और माता वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो इसमें हम बैठ के सीधे निकल गए कटरा की ओर। कटरा की ओर वहाँ पहुँचते ही हमें लगभग इस बस वाले ने लगभग मंदिर के गेट से 3 किलोमीटर दूर हमें छोड़ा, जहाँ से हम भागकर चलकर, जो रात का समय हो गया था, वहाँ हमें जो RFD कार्ड बनाना था वहाँ तक पहुँचना था। तो कैसे भी करके हम वहाँ से लगभग 9:30 बजे पहुँचे थे। हमारे पास आधा घंटा था और 3 किलोमीटर वहाँ तक चलना था, भागना था। तो हम कैसे भी करके भागते भागते वहाँ तक पहुँच गए। और वहाँ जाके लगभग 5 मिनट का 10 मिनट की देरी थी। आप देख रहे सामने वैष्णो देवी का मंदिर है, 5 मिनट की देरी थी। वहाँ पहुँच के हमने सबसे पहले क्या किया, RFD कार्ड बनवा लिया। RFD कार्ड इसलिए कि आपको इसके बिना मंदिर में एंट्री नहीं हो सकती। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बताते कि RFD कार्ड कैसा होता है। लगभग करीब हम कटरा जो वैष्णो देवी यात्रा पे हम निकले थे, कटरा लगभग हम पहुंच गए थे करीब 9:30 बजे तक। और बस स्टेशन से बहुत दूर छोड़ा था प्राइवेट बस ने। वहाँ से हमने सबसे पहले पर्ची निकाली, जो इसके बिना एंट्री नहीं है, जो इस तरह की आती है पर्ची, जो रात के समय 10 बजे बंद हो जाता है, सुबह 4 बजे था। वो सामने दिखाई दे रहा है माता वैष्णो देवी, वो सामने लाइट दिख रही है, वहाँ तक जाना है। अर्धकुंवारी, फिर वहाँ से आगे हमें जाना है। लगभग ये चढ़ाई हमारे पूरे 14 किलोमीटर जैसी है, आप देख सकते हो। ये हमारे एंट्री गेट। आप ये देख रहे हैं माता वैष्णो देवी के एंट्री गेट है। और यहाँ पे सबसे पहले बताते हो कि यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद आपको फिर आगे जाने दिया जाता है, जिसमें आपके पास बैग हो सकते हैं, मोबाइल भी ले जा सकते हैं, सब कुछ ले जा सकते हैं। तो इस यात्रा से हमने शुरुआत की है। और दूसरी बात है, तो सबसे पहले यात्रा में स्टार्टिंग पॉइंट है बाणगंगा, जो बाणगंगा में हम लोगों ने स्नान किया। फिर वहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की। और आपको बताते, जब आप चढ़ाई करते हो तो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है वो इंसान सीढ़ी मत चढ़ना, उनके लिए एकदम सिंगल रास्ता बनाया हो, वो रास्ते से जा सकते हैं। दूसरी बात, हमने रात में जो और चढ़ाई करना है तो हमेशा रात में चढ़ाई कीजिए, दिन में चढ़ाई मत करना। तीसरी, जब आप चढ़ाई करते हो तो आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए, कपूर की गोली होनी चाहिए, जाने के सांस चढ़ जाता है, ऊपर जाते समय ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए ये सारी चीज़ आप अपने पास रखना चाहिए। और जरूर पड़े आप वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना और पानी पी लेना। तो इस तरह आप रात में चढ़ाई पूरी कर सकते हो। तो हमने करीब लगभग 11 बजे चढ़ाई की थी और 4 बजे 3:30 बजे तक हमने माता वैष्णो देवी पहुँच गए थे। हमने एक पॉइंट लिया नहीं था, रात को हम सीधे अर्धकुमारी नहीं गए, हमने सीधा माताजी भवन गए थे। तो हम लोग चलते चलते सीधे माताजी भवन तक गए थे और माताजी का भवन वहाँ पे था। और उस वक्त माताजी भवन में नवरात्रि का सीज़न चल रहा था, जिसके कारण बहुत सारी पब्लिक आ रही थी। और वहाँ रुकने का तो नाम मत लेना, क्योंकि नवरात्रि के समय माताजी भवन में कोई भी धर्मशाला या कोई भी होटल खाली नहीं थी, इसलिए आप रुकने का नाम मत लेना। वहाँ पे नवरात्रि के समय यहाँ वहाँ पे कोई जगह होती नहीं है। आपको दूसरी बात है कि वहाँ पे फ्री ऑफ खाना भी मिल जाता है। वहाँ पे
लंगर भी चलता है, तो वहाँ आप खाना खा सकते हो। आपको बता दें कि वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पर्वतनी टोच पर आया हुआ है और नवरात्रि के सीज़न पे यहाँ मंदिर की इतनी सुंदर सजावट की थी कि जिससे आप वहाँ से जाने की इच्छा थी। जैसे आप मंदिर में जैसे एंटर होते वहाँ से पूरा एंट्री गेट से फूलों से स्वागत किया जाए, ऐसा सजावट किया हुआ गया था। आप देख सकते हो कि पूरी लाइन फूलों से, ताज़े फूलों से माता जी का सजावट किया है। एंट्री तक, जहाँ तक माता जी का मंदिर है वहाँ तक करीब 1.5-2 किलोमीटर तक ऐसा लगता है कि पूरा फूलों के वहाँ सजावट है। वहाँ आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। इतना अच्छा सुंदर सजावट किया गया था। लोग कहते हैं कि माता जी का बुलावा आता है तभी वैष्णो देवी जाते हैं। मेरा भी ऐसा ही हाल हुआ। मैं लगभग 2 साल से 3 साल से ट्राई कर रहा था कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी जाना है, किंतु मेरा ये सभी जब भी मैं वैष्णो देवी का नाम लेता हूँ तब मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है क्योंकि ट्रेन में जगह नहीं होती है। मगर इस बार मेरा ये माता जी का बुलावा सक्सेस हुआ और मुझे उसी दिन ट्रेन में जगह मिल गई और मैंने तात्कालिक ट्रेन की टिकट बुक करके उसी दिन निकल गया माता वैष्णो देवी। और उस समय था माता जी का नवरात्रि का त्यौहार चल रहा था। मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई कि नवरात्रि के दिन मुझे माता जी के दर्शन होने वाले हैं और मैं वहाँ जाके देखा कि माता जी का मंदिर स्वर्ग जैसा लग रहा था क्योंकि फूलों से पूरी सजावट हुई थी और लोग दूर दूर से, कितने भी लोग दूर दूर से आए हुए थे और वहाँ का जो नज़ारा देखे बहुत खुश हो रहे थे और माता जी के वहाँ चरणों में शीश झुका रहे थे। तो ऐसा नज़ारा देखने के लिए कि आप नवरात्रि के सीज़न में अवश्य आएँ और नवरात्रि पे ये माता जी का जो सजावट है वो आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये माता जी का सजावट में आप 9 देवियों की मूर्ति भी है, श्री राम की, गणेश की, ऐसे सारे मूर्ति भी वहाँ रखे गए हैं। लोग वहाँ पे तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे कि जो फूलों की सजावट है उसके के सामने जो फोटोग्राफी शूट करना है वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने वहाँ सबसे पहले माता जी का जो सुंदर जो सजावट की वो सब सुंदर रीते अपने मोबाइल में कैप्चर में वीडियो उतारे। फिर वहाँ से हम सीधे सबसे पहले हमने हमारे जो सामान था वो लॉकर पे रखा क्योंकि उसमें आप जब माता जी के दर्शन के लिए जाते हो तो आपका सामान लॉकर में जमा करके, जिसमें आपका पूरा बैग, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साधन वहाँ जमा करें क्योंकि वहाँ पे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक साधन या सामान का अलाउ नहीं था। इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, सब सारा सामान जमा कर दिया। फिर बाद में ये सब सामान माता जी के दर्शन करने के बाद हमने ये सामान लिया और फिर उनकी शूटिंग की थी। तो आप देख सकते हो माता जी वैष्णो देवी का नज़ारा। माता वैष्णो देवी की यात्रा मेरी ये पहली थी। लोकल की लाइन तो इधर है। लगभग मैंने माता वैष्णो देवी की यात्रा नहीं की थी, बस मात्र उसके रील देखता था, यूट्यूब पर वीडियो देखता था और टीवी पे MH पे जो लाइव प्रोग्राम आता है उसी में हम माता जी के दर्शन करते थे। आज वो स्वभाव हमें प्राप्त हुआ और मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच गया। और जो दरबार वो भवन के थे, माता वैष्णो देवी भवन है, वहाँ जाके मैं पहुँच गया। मैं अकेला भी यात्रा पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए कटरा से बस में एक आर्मी ऑफिसर था, आर्मी में जॉब करता था, वो हमारे साथ हो। उसका नाम थे हर्षित सिंह राजपूत, जो यूपी का रहने वाला था। हम दोनों ने साथ मिलकर ये यात्रा पूरी की। मैं जब थक जाता था वो मेरा साथ देता था, जिसके कारण मेरी यात्रा सफल हुई। इसलिए मैं उसको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ था। कहते हैं कि कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाता है मदद करने के लिए। इस यात्रा में मेरी मदद करने के लिए ये हर्षित सिंह राजपूत वो आ गए थे, जिन्होंने मेरी यात्रा में पूरा साथ सहकार दिया। और इस यात्रा इतनी सुंदर है कि पूछो भी नहीं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर सजावट है माता वैष्णो देवी का, जो आप पूरा देख सकते हैं। और बाद में हम लोगों ने सामान जमा करके फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, जो गुफा में थे ऊपर। वहाँ पे 3 जो मूर्ति थी उस टाइप में, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। हमने सोचा कि आरती में बैठने का टाइम होगा, किंतु आरती करीब 5:30 बजे जैसे चालू हुई थी। हम लोग 4 बजे जैसे दर्शन करके फिर वहाँ से बाहर आ गए और बाहर आके जो माता जी का जो सुंदर भवन जो सजावट किया था वो हम देखने लग गए।
अपने नाना जय माता दी। माता जी के भवन के दर्शन એટલે माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अब हमारे आगे की जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा कठिन थी, क्योंकि टोटल 2 किलोमीटर सीधी चढ़ाई थी और ये था भैरवनाथ टेम्पल। कहते हैं ना कि यहीं पे माता वैष्णो देवी की रक्षा करते हैं भैरवनाथ टेम्पल, और हनुमान जी वहीं पे थे। तो भैरवनाथ टेम्पल जाने के लिए आप लिफ्ट के जरिए जा सकते हैं, जो लिफ्ट की स्टार्ट होती है 7 बजे के करीब, और हम 5 बजे से लगभग भैरवनाथ टेम्पल पे चढ़ाई शुरू कर दी। तो देख सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें सूरज की किरण का नज़ारा देख रहे हैं। वहाँ पे पहुँच के आप मंदिर का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं और सूरज की पहली किरण। तो जैसे भी करके लगभग करीब 2 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के करीब चढ़ान करके, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी आगे जाने के लिए, लेकिन तो मैं माता जी का श्रद्धा लेकर, माता जी का नाम लेकर और भैरवनाथ के नाम लेकर अंत में हम पहुंच जाते भैरवनाथ टेम्पल। और ये मंदिर में दर्शन लगभग 7:30 बजे खुलता है। आप 7:30 बजे यहाँ पे दर्शन करें तो आप यहाँ से ऊपर भैरवनाथ का नज़ारा देख सकते हो, कितना सुंदर है। लोग यहाँ पे मोबाइल के जरिए वीडियो शूटिंग करते हैं, रील भी बनाते हैं, यही दूर दूर से। और यहाँ से आपको दूर दूर से कटरा भी कितना सुंदर दिखता है। तो ये कुदरती सौंदर्य देखने के लिए आप भैरवनाथ टेम्पल का अवश्य दर्शन करें। और दूसरी बात, आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ भी आ सकते हैं। तो यहाँ हेलीपैड की सुविधा है, यहाँ 3-4 जगह पे हेलीपैड है और हेलीकॉप्टर के ज़रिए आप आ सकते हैं। यहाँ का आने जाने का किराया करीब 4,500 या 5,000 रुपये है हेलीकॉप्टर का। तो आप उस जरिए आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए आप माता वैष्णो देवी का दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह हम माता वैष्णो देवी के जो सबसे ऊंची टोच कहते हैं भैरवनाथ टेम्पल, वहाँ पहुँचे थे। फिर वहाँ से हमने माता जी वैष्णो देवी का जो मंदिर धाम है, भवन, उसका भी शूटिंग किया, जो सामने दिखाई दे रहा है ये। आप देख रहे हैं ये भैरवनाथ का मंदिर है। इसका खुलने का टाइम 7 बजे और बंद होने का टाइम 8:30 बजे शाम का है। तो यहाँ सबसे पहले सुबह सुबह आरती होती है। और दूसरी बात है, यहाँ मंदिर में, भैरवनाथ मंदिर में आप मोबाइल अलाउ है तो मोबाइल नहीं ले जा सकते, इसलिए हमने बाहर से ही बाबा भैरवनाथ की जो लाइन है आप दिखाई दे रही है, बाबा भैरवनाथ बना रहे हैं। और यहाँ से सीधे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से सीधे आकर भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हो। सामने भैरवनाथ का मंदिर है। सामने जो है भैरवनाथ का मंदिर है, जिसका टाइमिंग है 7 बजे से रात के करीब 8:15 तक है। और यहाँ पे जो रोपवे का टाइम है 7 बजे चालू हो जाता है। अगर कुदरती नज़ारा देखना हो तो सुबह आ जाना, और इस पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा। ऐसा व्यू कभी नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज ब्यूटीफुल। আরে তোমারটা ওর নিয়েছে আমি আবার করছি আমাকে আবার হ্যাঁ আমি কেন हिरन देखा आपने क्या? इसके पास में बिल्कुल इनके पास में हिरन खड़ा है। ये देखो कौन खड़े? देखने वाले की तो आज रहा है कोई कागज नहीं आंख में दिखाओगे ये ऊपर भी बैठा है। अरे यार 2 है, ये 3 है। अबे
ना इसका वीडियो मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा, बाबा आएगा भैरवनाथ इधर आज के अपने दर्शन 2 जने का ले करने लेता के हूँ, बाद हम साथ में सीधे चलते नीचे हैं। उतर जाते Yeah. हैं। ये हमारा और जो बस में मदद करने वाला फ्रेंड लिया हमारा था, जो हर्षित फ्रेंड का सिंह नाम है, इसका हम नाम है दोनों ने, हर्षित सिंह साथ मिलकर राजपूत, यात्रा पूरी की थी जो और आर्मी में इसने है। हमारे साथ अभी बहुत मदद की थी क्या इस कहते यात्रा हैं? में। इसके लिए मैं इसके हैं? इसके बारे में कुछ कहना नहीं अच्छा। चाहता और उसे तो thank you कहना नहीं बता, अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हो तो सबसे पहले आपको पर्ची कार्ड कराना पड़ता है। ये सामने दिखाई दे पर्ची कार्ड है, इसको आप जब कटरा या जम्मू से कहीं से भी आप करा सकते हो। सबसे पहले बता दूं कि हमने ये पर्ची कार्ड कटरा से कढ़ाया है, जब मंदिर की एंट्री होती है वहाँ पे, और इसका टाइमिंग है सुबह लगभग 5 बजे से चालू हो जाता है और शाम को 10 बजे तक रहता है। तो हमने जैसे भी करके पर्ची कार्ड कराया, जिसके कारण हमारा दर्शन जल्दी हो गया। और 10 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाता है और पर्ची कार्ड नहीं निकलती है, जिसके कारण आपको यात्रा पे आगे जाने की अनुमति नहीं होती है। इस कार्ड का नाम है RFID यात्रा कार्ड है, बड़ा ध्यान से देख लो, इसका नाम है। अब आपको बता दें, हम भैरवनाथ के दर्शन करके दूसरे रास्ते से हम नीचे उतर रहे हैं, जो अर्धकुंवारी तक जा रहा है। हमने जब रास्ते चढ़ाई की शुरुआत की तो हम सीधे बाल भवन तक पैदल यात्रा की थी। एक ट्रेन वो सामने जा रही है, वो गई, दिखाई दी मुझे। देखिए, तो जब आप अर्धकुंवारी तक आओ तो अर्धकुंवारी के यहाँ लंगर की सुविधा, यानी कि खाने की अपनी सुविधा है जो फ्री ऑफ है, तो इसकी भी शुरुआत की गई है, जो भी अच्छी बात है। जो लोग दर्शनार्थ के लिए आते हैं तो यहाँ लंगर में आकर अपना खाना खा सकते हैं और माता जी का नाम ले सकते हैं। अर्धकुंवारी पे आपको गर्भगृह के दर्शन करना होता है, तो जिसकी टिकट आपको आरती के समय दर्शन के 300 रुपये करीब है, वो टिकट लेके आप सीधे दर्शन करें। अगर सिंपल पैसे बिना आप टिकट लेना तो उसमें करीब 48 घंटे आपको समय लेता है। तो वो आरती सुबह 5:30 बजे या शाम को 5:30 बजे करीब आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। और इसकी जो सूचना है वो आप पढ़ सकते हो, इसमें क्या क्या लिखा है गर्भगृह आरती दर्शन के टाइम में। ये है बाणगंगा का, तो आपको बता दें जब आप चढ़ाई की जरूरत है तो आप तो सबसे पहले बता दें कि जब आप कटरा आते हैं तो कटरा से कहीं भी नीचे आप ट्रेन ले लें, वहाँ पे अपना सामान रखें, वहाँ पे आप यहाँ पे बाणगंगा का यहाँ पर स्नान करके फिर आपको चढ़ाई तैयार करें। जितना सामान लेके ज़्यादा ऊपर जाओगे उतना अपने को आपको थकान भी करना चाहिए। यहाँ घोड़े की भी सुविधा है, घोड़ा भी आपको सीधे माता जी भवन तक छोड़ देता है। और दूसरी बात, बाणगंगा से आप चढ़ते तो कहते हैं कि यही वो खाने को जहाँ माता जी ने कपड़े हैं अपने। तो जब भी आप यात्रा की शुरुआत करें तो यहाँ बाणगंगा में अवश्य करना, वहाँ से आप माता जी दर्शन चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों को चलने में असक्त है वो यहाँ नीचे बाणगंगा के स्टार्टिंग पॉइंट पे घोड़े भी ले सकते, पिट्ठू भी ले सकते हैं, तो उस जरिए भी यात्रा कर सकते हैं। और दूसरी बात बता दो कि उनका जो टिकट काउंटर है वहाँ से टिकट के जरिए आप ये घोड़े और पिट्ठू ले सकते हैं, और आपके वजन के हिसाब से ये लोग पैसे भाव-तोल करते हैं। दूसरी बात, हम सीधे फिर वहाँ से यात्रा पूरी करके हम पहुँच गए कटरा रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन थी जम्मू तक। जम्मू से फिर वहाँ से हमारी गुजरात के लिए ट्रेन थी। तो हमने सबसे पहले कटरा रेलवे स्टेशन पर, जो नया बना हुआ था, अभी भी काम चल रहा है, बहुत बढ़िया सुंदर रेलवे स्टेशन है। फिर वहाँ हमने फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। यहाँ से हमने जो कटरा का जो पहाड़ था वो सुंदर वीडियो स्केचक है। तो ये यात्रा हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं।